सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आज हम करने वाले हैं ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स का वो पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रिफ्लेक्शन ना कि रिफ्रैक्शन। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम रिफ्लेक्शन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया है, तो वापस रिफ्लेक्शन पे कैसे आ गए। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इसका रिफ्रैक्शन से ही कुछ लेना देना है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखने में काफी छोटा टॉपिक लगता है, बट इसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे इसके कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो डेली लाइफ के अंदर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है और एनसीईआरटी में उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं TIR। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेशन यहाँ पर क्या दी गई है। When light travels from a optically denser medium to a rarer medium at a interference, it partially reflected back into the same medium and partially refracted to the second medium। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अभी हमें वो केस लेना है कि जिसके अंदर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्शन का एक वो केस है जिसके अंदर लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। ये डेंसर है, ये हमारा रेयरर है, तो लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो ये कह रहा है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट द इंटरफेस, इंटरफेस यानी कि यहाँ पर इट पार्शियली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम यानी कि उसी डेंसर मीडियम में उसका कुछ पार्ट आ जाता है और कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाता है। यानी कि जनरली क्या होता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वापस उसी मीडियम में आ जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो अभी हमें फोकस करना है उस पार्ट पे जहां पर ये लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई है। ठीक है, द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला है, जो वापस लाइट उसी मीडियम में आ गई है यानी कि डेंसर मीडियम में आ गई है, वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए और यही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे पता चल रहा है। टोटल का मतलब होता है कंप्लीटली। देखो, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर एक लाइट जा रही है तो उसका पूरा का पूरा 100% जो पार्ट है, मान लेते हैं ये लाइट अगर 100 है तो 100 में से हो सकता है 20 उसका परसेंट जो है लाइट का वो बाहर चला जाए, ट्रांसमिट हो जाए, बट बचा हुआ हिस्सा जो 80 है वो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन बताई थी। When light travels from one medium and after incidencing the light comes back to the same medium, जिस मीडियम से लाइट आई थी अगर उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाए तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो वो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि लाइट अब यहाँ पर डेंसर मीडियम से वापस डेंसर मीडियम में अगर वापस आ जाए जहां पर इंटरफेस हो रहा है, इंटरफेस का मतलब है जहां पर मीडियम चेंज हो रहा है वहां से लाइट वापस टकरा के यानी कि इंसिडेंट या फिर कोलाइड करके वापस उसी मीडियम में आ जाए जहां पर हमारा बेसिकली डेंसर मीडियम है, जहां से बेसिकली लाइट आई थी। अब यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी मिरर नहीं है। ये पॉइंट आप समझना, क्योंकि पहले हमने जब रिफ्लेक्शन समझा था तो हमने ये देखा था कि रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक सरफेस चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए जिसको हम बाद में मिरर भी कहते हैं। तो मिरर के बिना रिफ्लेक्शन हमने अभी तक नहीं देखा था। बट यहाँ पर कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि यहाँ पर ऐसा कोई सरफेस नहीं है, बस यहाँ पर एक वो इंटरफेस है जहां पर एक मीडियम दूसरे मीडियम में बदल रहा है इन सेंस वहां पर वो दूसरा मीडियम आ जाता है, पहला मीडियम खत्म होकर दूसरा मीडियम जहां आ जाता है उस लाइन के वहीं पर ये सारी चीजें होती है। बट वहां पर कोई अलग से हम कोई सरफेस नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि सर यहाँ बीच में कोई ग्लास है क्या, या सॉरी मिरर है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई मिरर नहीं है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, तो भी लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एक ओवरव्यू हमें यहाँ पर मिल गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। फिर आपको एनसीईआरटी के अंदर एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आपको ये डायग्राम दिखेगा। इस डायग्राम के ऊपर भी मैं आता हूं, पहले मैं आपको खुद से एक बार समझा देता हूं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, कब होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं। फिर हम आगे जाके देखेंगे इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर फिगर पे वापस बाद में आता हूं, उससे पहले मैं आपको खुद से एक चीज पहले समझा देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर TIR की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ TIR समझाने वाला हूं, फिर हम देखेंगे एनसीईआरटी कैसे समझा रहा है। ठीक है,
मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक मीडियम है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो मीडियम है, लेट से ये हमारा है डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम है? डेंसर, ठीक है। लेट मी जस्ट से, लेट से यहाँ पर एक मीडियम है एंड दिस मीडियम विल बी आर डेंसर मीडियम, ठीक है। चलो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ड्राइंग भी कर लेते हैं, ओके, बिकॉज बिना डायग्राम के मजा नहीं आता, ठीक है। अब मान लेते हैं कि नीचे वाला जो मीडियम है, लेट से वो वाटर है, वॉट एवर इट बी, बट लेट से इट इज अ डेंसर मीडियम और बाहर रेयरर मीडियम है, एयर भी हो सकती है। अब क्या कहते हैं कि मान लेते हैं कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। तो यहां से लाइट गई डेंसर से रेयरर में, तो ये हमारा नॉर्मल होगा, बिल्कुल सर होगा। अब याद करें मैंने आपको रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ाया था कि जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर आफ्टर हमारा रिफ्रैक्शन ये लाइट जो है वो ऐसे हो जानी चाहिए, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं क्या कहता हूं कि नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सा और चेंज करना। अच्छा, यहाँ पर मेरा ये एंगल है आई और ये एंगल है हमारा आर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। मैंने बोलता हूँ नहीं यार, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अब लाइट का जो इंसिडेंस एंगल है इसको बढ़ाता हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या किया कि मैंने इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं कि पहले इतना था, अब ये इंसिडेंस एंगल मैंने बढ़ा दिया। अब आप बताएं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो ये लाइट और बेंड हो जाएगी, तो ये लाइट ऐसे आ गई, ठीक है। पर मैं यहाँ पर भी ना रुका, मैंने कहा नहीं, मुझे और समझना है, अब और क्या इसमें हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं पहले, ताकि आपको पूरे केसेस में यहाँ पर समझा सकूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ तक दो जगह तक तो मेरा ठीक था कि मेरी जो लाइट है वो अभी तक रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, कुछ नई चीज हमें देखने को नहीं मिल रही। अब मैं यहाँ नहीं रुका, मैंने कहा नहीं यार, मैं थोड़ा इसको और बढ़ाता हूँ। तो मैंने एंगल आई को अब और बढ़ा दिया, है ना। अब एंगल आई को मैंने इतना कर दिया, ठीक है, पहले इतना था अब और बढ़ा दिया। अब एंगल आई और इंक्रीज हो गया। अब ये और कितना बेंड होगा, तो मैंने देखा ये इसी के इंटरफेस पे आ गया। यानी कि पहले मेरा एंगल आई कुछ था, तो धीरे धीरे मैं एंगल आई को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां पर आ गई है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हमारी इसी इंटरफेस पर आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी। अभी तक रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। अभी तक आप सोच रहे होंगे सर TIR कहाँ है, रिफ्लेक्शन कहाँ है, अब आएगा समझना। अब इस कंडीशन पे एक बार आप पॉज लीजिए। पॉज लेने का मतलब है एक बार आप यहाँ पर रुकें और एक बात को समझें पहले। अब ये वो लास्ट स्टेज है जब ये लाइट उस वाले मीडियम में थी जो ऊपर है, यानी कि अब इसके बाद जो कंडीशन आएगी उसमें अब ये लाइट वापस उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, यानी कि जहां से वो आई थी। तो अब जो रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन है ना वो इसके बाद आने वाली है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूं सो दैट हमारा जो लास्ट स्टेज है वो भी हम यहाँ पर शो कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहां तक हमने एक बार रुके तो हमने समझा कि यहाँ पर अब वो पॉइंट आ चुका है कि अब इससे ज्यादा जो लाइट है वो अब बैंड नहीं हो सकती, यानी कि इस मीडियम में अब ये लास्ट स्टेज है। अब इस मीडियम के बाद ये लाइट वापस इसी मीडियम पे आएगी। अब मैंने और अपने आप का आई जो एंगल है उसको और बढ़ाया, रुका नहीं मैं यहाँ पर, मैंने एंगल आई को और बड़ा कर दिया, है ना। अब आप मुझे बताओ इस कंडीशन के बाद अब क्या कंडीशन रह जाएगी। मैंने आई को और बढ़ा दिया, अब इससे ये नीचे क्या आएगा, अब ये नीचे सीधा फिर उसी मीडियम में आ जाएगा। तो ये है वो कंडीशन जहां पर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, तो वो इस फोर्थ कंडीशन में हुआ है। वापस देखो, जैसे जैसे मैं एंगल आई को बढ़ा रहा था, एंगल आर जो था वो भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये झुकने लग गई लाइट। अब जैसे जैसे झुकने लग गई एक पॉइंट ऐसा आया कि ये इंटरफेस पे आ गई। उस इंटरफेस के बाद जैसे ही मैंने हल्का सा एंगल आई और बढ़ाया तो मैंने क्या देखा कि लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई जहां से लाइट आई थी। और यही एक पॉइंट है जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोली थी कि जब लाइट जिस मीडियम से आए वापस उसी मीडियम में आ जाए तो उसको हम TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर दो पॉइंट है जिस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। पहला पॉइंट ये है, ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब समझना, बिकॉज ये एक वो कंडीशन है जिसके बाद आपका TIR होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि TIR कब होगा, तो TIR बेसिकली इस कंडीशन के जस्ट बाद में होने वाला है, यानी कि इससे पहले तो TIR नहीं होगा।
पर TIR अगर कराना है तो इस कंडीशन के जस्ट बाद वाली कंडीशन आपको चाहिए। तो ये कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपने देखा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इंटरफेस पर आ गई है और इसका नॉर्मल से एंगल जो R है वो कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल R जो होता है वो हमेशा नॉर्मल और रे के बीच में नापते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो हमने क्या किया, हमने जैसे जैसे I को बढ़ाया तो एक पॉइंट ऐसा आया जब हमारी रिफ्रैक्टेड रेस और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो 90 डिग्री हो गया। तो वहां पर हमें एक चीज समझ में आई कि एंगल I का हमने एक ऐसी वैल्यू पे हम पहुंच गए तो उस वैल्यू को हम IC कहते हैं। वापस सुनना, जिस एंगल I की वैल्यू पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को IC कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। वापस समझो मैं क्या कह रहा हूं। क्रिटिकल एंगल असल में कोई नया एंगल नहीं है। क्रिटिकल एंगल हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर इससे हमें क्या लेना देना। अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि मान लो अगर आपका ये अभी मीडियम वाटर है, क्या है, वाटर, तो वाटर का आपको ऑलरेडी पता होता है कि क्रिटिकल एंगल कितना है। मान लो क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, इतना रखना होगा I का, बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि I का एंगल मैं बढ़ाता जा रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा आया कि वो TIR हो गया। तो वो I की वैल्यू क्या होगी जब TIR हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आएगा कि अगर हम IC से हल्का सा एंगल ज्यादा और करेंगे, यानी कि अगर समझ लो वाटर का क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री है, तो अगर मैं 48.2 डिग्री भी कर लेता हूं, है ना, तो वहां पर मेरा TIR हो जाएगा। तो TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो करने के यहाँ पर दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि लाइट आपकी डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल। वापस समझो, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, यानी कि अब वो लास्ट स्टेप है जहां पर अब रिफ्रैक्शन हो रहा था। अब जैसे ही आप एंगल को और बढ़ाएंगे तो आपका TIR हो जाएगा। तो अगर आपको TIR करवाना है तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखना होगा। अब ये क्रिटिकल एंगल हर मीडियम का अलग अलग होता है। एंड में मैं आपको एक टेबल भी बताऊंगा जो आपको NCERT में भी दिख जाएगा, जिसमें आपको वो हर मीडियम के जो है वो क्रिटिकल एंगल दिखाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसमें हम एयर को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं कि एक मीडियम तो एयर फिक्स है, यहाँ पर हम मीडियम को चेंज कर सकते हैं, वाटर, ग्लास, डायमंड, राइट। तो सबका TIR अलग अलग, क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है। तो एक बार अगर आप क्रिटिकल एंगल समझ गए तो आप TIR आराम से करवा सकते हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब वही सारी चीजें हमें NCERT के अंदर भी समझाई गई है। पहले मैं आपको एक बार ये NCERT का डायग्राम समझा देता हूं, फिर मैं आपको थ्योरी भी बता दूंगा कि NCERT में क्या दी गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट मीडियम किसको कह रहा है, डेंसर मीडियम को। तो अभी ये डेंसर मीडियम किसको ले रहा है, वाटर को। रेयरर मीडियम ऊपर वाला है जिसको वो क्या ले रहा है, एयर, जो कि मैंने अभी लिया था, आपको सेम चीज वही बताई है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल सा आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अदरवाइज वो सेम चीज है जो मैंने आपको बताई है। पहली रे आई तो यहां से ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो यहाँ पर ये एंगल आई, ये एंगल आर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि लाइट का कुछ हिस्सा तो रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट हम चाहते हैं ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए। देखो दो चीजें यहां पर समझना। आप तो बोलेंगे सर ये TIR तो पहले ही हो रहा है। नहीं, पहले नहीं हो रहा था। देखो ये क्या कह रहा है कि जब लाइट आती है डेंसर से रेयरर के अंदर तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा अंदर आ जाता है। तो क्या वो TIR है? नहीं, TIR में टोटल इंटरनल, टोटल में समझते हो 100% लाइट अंदर आ जाए, बाहर कुछ ना जाए, तो वो TIR होता है ना। तो आपको ये चीज समझनी है कि ऐसा नहीं है कि कुछ लाइट पहले नहीं आ रही है, अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है बट कंप्लीटली नहीं हो रही, इसलिए इसको टोटल इंटरनल नहीं बोलेंगे। ठीक है, पार्शियल बोल सकते हैं बट टोटल नहीं बोलेंगे। तो ये लाइट आई तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर मैं बोलता हूं O1B यहाँ पर क्या है, तो ये हमारी
रिफ्रैक्टिव लाइट है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलता हूं O1C, O1C क्या है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव है ना, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव है, ये रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये एंगल आई था, अब आप खुद देखना जो मैंने आपको समझाया वो सेम चीज है कि नहीं है। अब इस एंगल आई को बढ़ा दिया, आप देख सकते हो पहले एंगल इतना था, अब ये एंगल इतना हो गया, एंगल आई बढ़ गया। तो हमने देखा कि ये जो लाइट है उसका ज्यादा हिस्सा अब अंदर की ओर जा रहा है। फिर मैंने एंगल आई को और बढ़ाया, तो जैसे ही मैंने एंगल आई को बढ़ाया तो एक एंगल आ गया IC, याद करो क्या बताया था, क्रिटिकल एंगल, तो वो एंगल आ गया। तो उस समय हमारी लाइट देखो, ये जो दिख रहा है आपको O3D, ये हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है जो 90 डिग्री एंगल बनाने लग गई, और इस समय जो आई का वैल्यू होता है उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मैंने आई को और बढ़ाया, तब मैंने पूरी की पूरी लाइट मेरी जो है वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। तो TIR हो गया ना, डायग्राम समझ में आ गया ना, तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, बस ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो TIR कैसे करना है, TI करने के लिए डेंसर से लाइट को रेयरर में भेजना है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। आगे जाके मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं कि NCERT इसको कैसे समझा रहा है, ठीक है। NCERT कह रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, वही पॉइंट आ गया। यहाँ पर ध्यान रखना, लाइट अगर रेयरर से डेंसर में आएगी तो TIR बिल्कुल नहीं होगा। TIR के लिए पहली कंडीशन क्या है, लाइट कहां से आ रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में आती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस वी ऑलरेडी नो। फॉर एग्जांपल द रे AO1B इन फिगर, तो जो भी मैंने अभी आपको पहले NCERT का फिगर दिखाया था, तो AO1B, तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। द इंसिडेंट रे AO1 इज अ पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली ट्रांसमिटेड। तो ये जो आपने रे देखी थी ये वाली, है ना, तो ये वाली रे का कुछ हिस्सा तो ये रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, स्टार्टिंग में देखा था ना हमने। तो ये कह रहा है कि ये जो AO1 है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है O1, देखो रिफ्लेक्ट वाली है O1C, और ट्रांसमिटेड यानी कि रिफ्रैक्टेड वाली है O1B। तो कुछ हिस्सा O1B जो है वो हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया या ट्रांसमिट हो गया, और O1C हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बीइंग लार्जर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में भी आप देखेंगे तो ये एंगल हमारा I है, ये एंगल हमारा R है, और इस केस में एंगल I छोटा होगा एंगल R से, या फिर एंगल R बड़ा होगा एंगल I से, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, हमें NCERT यहाँ पर वो चीज समझा रहा है जो हम जानते हैं। अब आगे चलते हैं। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, देखो वो आ गया ना केस, अभी उस केस के बाद वो अब क्या करने लग गए, धीरे धीरे एंगल I को इंक्रीज करने लग गए, बढ़ाने लग गए। तो जैसे जैसे एंगल I बढ़ेगा तो वैसे वैसे एंगल R भी बढ़ेगा, सिंपल सी चीज है ना। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मान लीजिए कि पहले ये एंगल I था तो ये एंगल R हो गया, तो जैसे जैसे मैं एंगल I को बढ़ा रहा हूं तो जैसे वैसे ये एंगल R भी बढ़ रहा है, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। टिल फॉर द रे AO1 द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम π/2। फिर जैसे जैसे मैं एंगल I को बढ़ाता गया, एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ के 90 डिग्री हो गया। तो वही पॉइंट आ गया ना जहां पर हमें क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करनी थी। तो क्या यहाँ पर कह रहा हूं कि जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे एंगल R कितना हो गया, 90 डिग्री। वहां पर वो असल में ये कह रहा है π/2, तो वहां तक हमने इसको बढ़ाया, ठीक है। वहां आप एक बार रुक जाना। The refracted ray is bent so much away from the normal that it grazes the surface at the interface between the two media. This is shown by the ray O1D. जो बेसिकली वो आपको रे बता रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर जो मेरी रे है वो ये वाली आपको दिख रही है, ये दिख रही है, इस इंटरफेरेंस पर हो गया। ये हमारी वो पॉइंट आ जाता है कि जब हमारा एंगल R कितना हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जो चीज हमने फिगर में देख ली है वही हमें NCERT यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज स्टिल फर्दर, अब उस कंडीशन से अगर आप आगे और जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिटिकल एंगल आ गया, वो एंगल जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री है। अगर आप उससे ज्यादा अब अगर एंगल I को बढ़ाएंगे
तो वही ये कह रहा है द रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट कंप्लीटली कम्स बैक टू द सेम मीडियम, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंड द इंसिडेंट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड। अब समझ में आया जो मैंने आपको डायग्राम से बताया, जैसे जैसे आई को बढ़ा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आया जब एंगल आर हमारा 90 डिग्री हो गया, उस समय जो आई की वैल्यू है वो हमारी क्रिटिकल एंगल है, वो अभी आगे बताएंगे, और उस क्रिटिकल एंगल से अगर आप और एंगल आई को बढ़ाएंगे तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में आपको समझा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अभी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज, ताकि जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं एक एक लाइन को समझाने के, जो हर कोई नहीं करता है, तो आप प्लीज इसको जरूर समझें और वीडियो को जरूर प्यार दें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। When the light gets reflected by the surface normally, some fraction of it gets transmitted। अब ये कह रहा है कि अगर लाइट को हम रिफ्लेक्ट करते हैं बाय द सरफेस नॉर्मली, तो उसका कुछ फ्रैक्शन ही होता है जो ट्रांसमिट होता है। बट देखो रियलिटी में क्या होता है कि चलो मान लिया TIR हो रहा है, बट असल में रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो बाहर भी जाता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 100% होता है, बस ठीक है हम थ्योरी में पढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टेड रे, जो रे हमारी रिफ्लेक्ट हुई है, देयरफॉर इज ऑलवेज लेस इंटेंस देन द इंसिडेंट रे। देखो ये वही कह रहा है कि अगर आप मान लो कि आपका ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, अब आप कह रहे हो सर TIR हो रहा है और TIR होके ये लाइट वापस आ गई, बट इन रियलिटी कुछ हिस्सा लाइट का ट्रांसमिट भी होता है ना। तो जब ऐसा होगा तो जितनी इंटेंसिटी इसकी होगी, उसकी इंटेंसिटी उससे थोड़ी सी कम होगी। रीजन बीइंग 100% तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, तो वही चीज यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन दी अदर हैंड नो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट टेक प्लेस। तो जब नॉर्मली ऐसा होता था कि जब कुछ हिस्सा लाइट का इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ हिस्सा इसमें से ट्रांसमिट हो रहा है, तब हम कहते थे कि इंटेंसिटी में कुछ फर्क आएगा। बट अभी हम TIR पढ़ रहे हैं, बट ऑल्दो 100% TIR तो पॉसिबल कभी भी नहीं होता। बट अगर हम अभी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि जहां पर पहले ये हो रहा था, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज में ये हो रहा था, देखो एक सिंपल सी चीज समझो, यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मान लो आपके पास एक मिरर है ना। अब मिरर के ऊपर जब लाइट आती है, लाइट ऐसे आई, टकराई और चली गई। आप सोचो आप सूरज के सामने खड़े मिरर को लेके, और मिरर पे लाइट आई और टकरा के चली गई, तो क्या मिरर गर्म नहीं हो रहा? गर्म तो हो जाता है ना। रीजन बीइंग क्योंकि कुछ हिस्सा जो लाइट का है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने अंदर उसको रख लिया, जिसकी वजह से कांच गर्म हो गया। तो अगर ये मिरर गर्म हो गया, इसका यही एक मतलब है कि उसने लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट नहीं किया है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, है ना। तो ये चीज होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। पर TIR में हम ऐसा नहीं मानते, हम कहते हैं 100% यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, नो ट्रांसमिशन, यानी कि लाइट बाहर नहीं जाती। बट घर की बात बताऊं, 100% तो कुछ भी नहीं होता। बट ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को समझ लेते हैं। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन दी अदर हैंड नो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट टेक प्लेस, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to the angle of refraction 90 डिग्री से एंगल O1 is called as the critical angle। आगे ना वो बात, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जिस भी वैल्यू पे, मान लो आपकी वो कितनी भी वैल्यू हो सकती है, मैं एग्जांपल देता हूं। आपने आई को बढ़ाते गए, एक पॉइंट आया कि आई हो गया लेट से 60 डिग्री। इस समय ये हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हमारा क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। बात समझ में आ गई। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो असल में क्रिटिकल एंगल कोई नया एंगल नहीं है, क्रिटिकल एंगल असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल तब कहलाएगी जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हर मीडियम की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि वाटर के लिए अलग है तो डायमंड के लिए अलग होगी, और हमारे किसी और मीडियम, डेंसर मीडियम के लिए अलग होगी। डायमंड ले लो, है ना, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, तो हर मीडिया के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर बताया है क्रिटिकल एंगल वो सबके लिए सेम है, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। We see from the Snell's law that if the relative refractive index of, अच्छा अब यहाँ पर देखो एनसीईआरटी आपको एक चीज समझा रहा है, ये हम बाद में देखते हैं, बिकॉज जो मैं अभी आपको पहले बताऊंगा वो अगर हम एक बार समझ लेंगे तो ये तो हमारे लिए आसान रहने वाला है, ठीक है। देखिए होता क्या समझना, क्रिटिकल एंगल हम कैसे निकालते हैं।
हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं और बहुत सिंपल सा लॉ है। मान लेते हैं हम ये वो कंडीशन ले रहे हैं कि जब जो लाइट है वो इस तरीके से वो केस आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा एंगल आई है जिसको हम आईसी कहते हैं। मैंने आपको बताया था क्रिटिकल एंगल असल में एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस समय हमारा एंगल आर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, चलिए मान लेते हैं ये कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ये डेंसर मीडियम, ठीक है। आई डोंट नो, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। चलो अपन दोनों मीडियम अलग ले लेते हैं, ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक रेयरर मीडियम है। मैं आपको जनरल केस बता देता हूं। तो डेंसर मीडियम के लिए लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nd, है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nr। तो आपको कंफ्यूजन ना हो अभी, बिकॉज एनसीईआरटी की टर्म्स में यूज नहीं कर रहा हूं, खुद समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो nd यहाँ पर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रेयरर का क्या है हमारे nr। अब यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, अच्छा लाइट कहां से जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो एन आर डी हो जाएगा, रेयरर इंटू डेंसर। ये मैंने आपको कराया 1-2 के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एन आर अपॉन एन डी। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं आई की। आई यहां पर हमारा क्रिटिकल एंगल है, तो साइन आई सी। इस समय हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू एन आर। आर का मतलब क्या है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें पता है कि साइन 90 कितना होता है 1, तो यहां से साइन आईसी कितना आ गया, तो साइन आईसी आ गया एन आर अपॉन एन डी। और हमें पता है कि एन आर अपॉन एन डी को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो एन आर और एन डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन डी आर, सॉरी एन आर डी। तो ये होता है फॉर्मूला जहां से आप मतलब हमारा क्रिटिकल एंगल यानी कि आईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब इसमें मैं आपको एक वो केस देता हूं जिसमें एक हमारा एयर है और एक कोई भी मीडियम है, बिकॉज जरूरी नहीं हर बार एयर ही हो, बट जनरली हम एयर लेते हैं रेयरर को, है ना। तो हमारे केस में भी मैं क्या ले रहा हूं कि मान लेते हैं कि जो रेयरर मीडियम है वो एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स अगर हम देखें तो वो होता है 1, वैसे तो 1.003 होता है, अभी अप्रॉक्स मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अब सामने वाला जो मीडियम है डेंसर, ठीक है, वो डेंसर मीडियम कोई भी हो सकता है, एनीथिंग, तो उसको मैं अभी m कह देता हूं, तो उसका हो गया nm, ठीक है। अब वो वैल्यू कितनी है वो किसी की अलग अलग हो सकती है, बट एक अब फिक्स है, कौन है, एयर है। अब इस केस में अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो क्या बनेगा, साइन आई सी इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन डी। एन आर कितना है, रेयरर मीडियम यहाँ पर एयर है तो 1, सो 1 अपॉन एन इंटू मीडियम। तो ये आपके सामने वो केस आ गया जब आपका एक मीडियम आपका एयर फिक्स हो गया है और दूसरा आपका कोई भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं यहां पर ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। मान लेते हैं हम वो केस ले रहे हैं जिसके अंदर एयर और वाटर है ना। तो पानी और हवा है, तो लाइट यहां पर वाटर से एयर में जा रही है, तो हमें यहां पर बताना है वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन ऑफ वाटर। अभी हमारा मीडियम डेंसर कौन सा है, वाटर है, ये तो जनरल फॉर्मूला है ना। तो इस केस में 1 अपॉन, मैंने आपको वाटर का बताया हुआ है, वाटर का होता है 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 3/4। तो आईसी कितना हो गया, आईसी हो गया साइन इनवर्स 3/4। तो इस तरीके से आप वाटर का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। वैसे एंड में मैं आपको टेबल बता दूंगा, उस टेबल में इसको ऑलरेडी कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रिटिकल एंगल आप किसी भी मीडियम का निकाल सकते हैं। और हम ये भी समझ चुके हैं कि क्रिटिकल एंगल प्योरली डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स। अभी अगर आप रेयरर का भी हवा नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, तो भी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर एक एयर आप फिक्स कर देते हैं और दूसरा मीडियम कुछ भी रख देते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके काफी काम आएंगे जब हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी हमें क्या कह रहा है। We see from the Snell's law that if the relative refractive index of a refracting medium is less than 1,
then since the maximum value of sin r is unity, then in that upper limit of the value of the sin I for which the law can be satisfied, that is I equals to IC। देखो वही कंडीशन आ गई, जिस समय हमारा एंगल I की वजह से एंगल R जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, जिसकी वजह से sin 90 हमारा यूनिटी हो जाता है, उस केस में हमारा ये वाला रिलेशन आ गया है। ठीक है, तो इसको इन्होंने फिर और आगे क्या बताया है, फॉर वैल्यू ऑफ आई लार्जर देन IC। अब जैसे ही मैं I की वैल्यू IC से ज्यादा रखूंगा तो स्नेल्स लॉ जो होगा वो रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ये जो भी कंडीशन मैंने लगाई है ये मैंने तब लगाई है जब तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज TIR जब होता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो वहां स्नेल्स लॉ नहीं लगेगा, हेंस नो रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल। तो ये जो भी मैंने स्नेल्स लॉ लगाया ये लास्ट कंडीशन में लगाया है जहां तक रिफ्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम 1। अब देखो यहां पर ये एनसीईआरटी में डेंसर मीडियम को 1 बोल रहा है, रेयरर को 2 बोल रहा है, तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मीडियम 1 से 2 में जा रहा है तो N21 हो जाएगा, है ना, इस सॉरी N12 हो जाएगा। तो इस केस में आप उसको सॉल्व कर लेना, तो 1/sin C हो गया, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। बट यहां पर अभी ये क्या कह रहा है, ध्यान रखना है कि यहां पर ये N12 लिख रहा है। अब इस N12 को आप क्या लिख सकते हैं, N1/N2। फिर आप इसके अंदर वही एक मीडियम को आप एयर अगर बना देंगे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में इतना ज्यादा उसको डिटेल में नहीं समझाया, बट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर कैसे यूज करना है। तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन का जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज एनसीईआरटी कई चीजें अपनी तरफ से आपको मतलब बेसिकली वो समझता है कि आपको आते होंगे, तो बेसिकली हमें इतना वो नहीं होना है कॉन्फिडेंट कि वी ऑलरेडी नो, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी वो वापस करके भी बता दिया है और TIR के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अब यहाँ पर एक ऑलरेडी टेबल है, वैसे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इफ यू नो कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो आप किसी का भी क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको वाटर का भी निकाल के बताया था, जो कितना आ रहा था, sin इनवर्स 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वाटर के लिए मैंने निकाला था क्रिटिकल एंगल, तो वही चीज इन्होंने भी निकाली है, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो उसका 1/, तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 48.75 डिग्री, यानी कि वाटर का क्रिटिकल एंगल, है ना, तो वो कितना आता है 48.75 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर इससे हमें क्या लेना देना, तो अब इससे ये समझो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपको वाटर में करवाना है, सो योर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन 48.75 डिग्री। तो इसीलिए क्रिटिकल एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर 48 से कम रख लिया, लेट से आपने रख दिया 7, तो क्या TIR होगा, नहीं होगा। अगर आपने रख दिया 48.76, बिल्कुल TIR हो जाएगा, क्योंकि TIR करवाने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बताई थी ना कंडीशन। अच्छा, एक और क्राउन ग्लास होता है, ग्लास का टाइप है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, तो उसका क्रिटिकल एंगल निकाला तो वो कम आ रहा है, वो 41.14 आपको दिख रहा होगा। बाद में मैं आपको एक रिलेशन भी बताऊंगा। डेंस फ्लिंट ग्लास, एक और ग्लास होता है फ्लिंट ग्लास, जिसको हम बोलते हैं काफी डेंस होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल ग्लास से काफी ज्यादा होता है, तो वो 1.5 से ज्यादा होके 1.6 हो जाता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल और कम हो गया 37.31। अब आप यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन देख रहे होंगे, वो ये है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, यानी कि अगर मीडियम की डेंसिटी अगर बढ़ती जाए तो क्रिटिकल एंगल घटता जाता है। यानी कि अगर आप देखें नॉर्मल वाटर के अंदर TIR करवाने के लिए आपको मिनिमम या इससे ज्यादा आपको एंगल चाहिए, 48.75 से ज्यादा चाहिए, बट दूसरे केसेस में हम देख सकते हैं 41 पे ही 42 पे ही हमारा हो जाएगा TIR, इसके अंदर तो 38 पे TIR हो जाएगा, है ना। तो हम जैसे जैसे डेंसर मीडियम तक जाएंगे वैसे वैसे उनके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी कम होती जा रही है। फिर आता है एंड में डायमंड का काफी ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि होता है 2.42। अगर इसके हिसाब से देखें तो इसका क्रिटिकल बहुत कम है, यानी कि 24.41। तो यहां से मैंने जो ऑब्जर्वेशन करी है वो ये है, मैं कह सकता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन C के, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा
उसका क्रिटिकल एंगल कम। तो ये रिलेशन आपको यहाँ टेबल से पता चल सकती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस भी आपको साथ साथ करने पड़ेंगे, बिकॉज जब भी एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर कहीं पर भी कुछ क्वेश्चंस आता है, लेट्स से इन एमसीक्यू फॉर्म और इन शॉर्ट आंसर, तो वहां पर आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन ही हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कंडीशंस क्या है, फॉर्मूले कहां पर आ रहे हैं, क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल एंगल जो है वो अलग अलग मीडियम्स का क्या। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि ये सारी की सारी जो क्रिटिकल एंगल निकाले हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में निकाले हैं। यानी कि याद करिए जो मैंने अभी आपको समझाया था कि एक मीडियम यहाँ पर फिक्स हो गया एयर, अब ये जो डेंसर मीडियम है वो चेंज हो रहा है, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया। ये तब है अगर आपका रेयरर मीडियम एयर ना होगा, कोई और होगा, तो फिर ये सारी वैल्यूज बदल जाएंगी। ये सिर्फ एयर के रिस्पेक्ट में है, यानी कि जब हमारा लाइट उस मीडियम से एयर में जा रही है। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखना कि डजंट मीन कि ये सारी जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल की ये सब सेम रहेंगी अगर हमने रेयरर मीडियम एयर की जगह कोई दूसरा ले लिया, तब हमारी वैल्यू बदल जाएगी। फिर हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते हैं, बिकॉज एयर के केस में हम उसको 1 ले लेते हैं, बाकी केस में थोड़ी 1 लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब समझते हैं कि ये जो TIR है यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसके नेचुरल कौन कौन से फिनोमिना है, एज वेल एज इसको टेक्नोलॉजी में कहां पर यूज किया जाता है। अब ये जो सेक्शन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो इवेंट हो रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या क्या इसमें होता है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर बस ये देखना है कि TIR के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ एप्लीकेशन देखने वाले हैं वो एक नेचुरल एप्लीकेशन है, यानी कि फिनोमिना है जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा गया है, इसको बोलते हैं मिराज। ठीक है, अब ये मिराज क्या है, देखिए अगर आपने कभी भी कोई कार्टून मूवी देखी है या फिर कोई मूवीज सुनी है या फिर देखी है या फिर कहीं आपने सुना भी होगा कि अगर कोई इंसान ऐसे डेजर्ट में जाता है और वहां पर वो इस तरीके से खो जाता है तो उसको ऐसे दूर से एक पेड़ दिखता है और लगता है कि पेड़ के नीचे पानी है, राइट। तो उसको एक इल्यूजन होता है कि यार वहां पर हमें शायद पानी मिल जाएगा, फिर वो जैसे ही वहां तक वो जाते हैं उनको पता चलता है वहां कुछ नहीं है। और इसका एक बहुत सिंपल सा एक और एग्जाम्पल है कि जब आप गर्मियों के अंदर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सड़क के ऊपर कहीं पर पानी गिरा हुआ है, कि जब बहुत तेज आपकी धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, जनरली वो समर के टाइम ही होता है, विंटर्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो उसका भी रीजन यहाँ पर वही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो डेजर्ट के अंदर बनते हैं उसको स्पेसिफिकली हम मिराज कहते हैं। अदरवाइज दोनों सेम चीज है, यानी कि यहाँ आपको इल्यूजन होता है कि यहाँ पर वाटर है यानी कि पानी है। देखो वाटर का इल्यूजन का मतलब क्या है, मान लो अगर कोई चीज वाटर के ऊपर पड़ी है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको वाटर में दिखेगा। तो वही चीज होता है कि मान लो अगर एक पेड़ है तो उस पेड़ का हमें एक रिफ्लेक्शन दिखता है, और अगर रिफ्लेक्शन दिखता है तो माइंड को ये लगता है कि उस पेड़ के नीचे कहीं पर पानी है यानी कि वाटर है। अब ये जो पर्टिकुलर ये जो फिनोमिना होता है, दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड इसके पीछे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अभी हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, एनसीईआरटी देखिए हमें क्या बता रहा है, ऑन अ हॉट समर डे, बहुत जब गर्मी होती है उस समय ये चीज देखने को मिलती है, द एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स हॉटर देन द एयर एट द हायर लेवल। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि यहाँ पर बेसिकली एयर के दो अलग अलग आप कह सकते हो सेक्शन बन जाते हैं। देखो होता क्या है, जनरली समझ लो ये एक सड़क है, ठीक है, जैसे यहाँ पर गर्मी पड़ी तो नीचे वाली जो एयर होती है ना, नीचे वाली जो एयर होती है ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, नीचे वाली हवा गर्म हो जाएगी और ऊपर वाली हवा कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी, है ना, इसके कंपैरिजन में। तो होती तो ये हवा है, बट इसके अंदर भी फिर हमारे दो अलग अलग मीडियम सेपरेट हो जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको ये बोला था कि मीडियम सेपरेट तभी होते हैं जब उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप कि सर एयर है, दोनों ही एयर है तो यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मीडियम के नाम से कोई मतलब नहीं है, उसकी डेंसिटी से मतलब है। आज अगर आप पानी ले लेंगे और पानी के अंदर आपने कुछ मिला दिया तो अगर आपने उसकी डेंसिटी चेंज कर दी तो उसमें भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर आप ग्लास ले रहे हैं, ग्लास का कोई और टाइप आपने ले लिया तो भी आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग होगी। तो हवा के साथ भी वही होता है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और जो कोल्ड एयर के मुकाबले मतलब कोल्ड एयर की ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि जैसे ही हवा नीचे वाली गर्म हो जाती है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो हमारा रेयरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेयरर, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, डेंसर।
तो यानी कि जो कोल्ड एयर है वो हमारी डेंसर बन जाएगी और नीचे वाली हमारी क्या बन जाएगी, रेयरर। पहले एक बार पढ़ लेते फिर आगे समझते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विद इट्स डेंसिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपको बोलता हूं ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा डेंसिटी हमारी ऊपर वाली की है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा हमारे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि हॉट एयर के कंपैरिजन में। ठीक है। द हॉटर एयर इज लेस डेंस। जो हॉटर एयर होती है वो कम डेंस होती है एंड अ स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल सही, यानी कि इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका होगा, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर हॉट एयर का होगा। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा TIR लगने के चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो मीडियम बन चुके हैं, रेयरर और डेंसर। ठीक है, ओके। इफ द एयर करेंट्स आर स्मॉल, मान लेते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि एयर जो है उसका करंट स्मॉल, अच्छा होता क्या है जनरली कि जब हवा हमारी गर्म हो जाती है तो वो हवा जो होती है वो ऊपर चली जाती है और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे आ जाती है, तो इसको हम करंट्स बोलते हैं, यानी कि फ्लो होता है। तो ये पर्टिकुलरली जब हम मिराज की बात करते हैं तो ये एक कंडीशन यहाँ पर ये लगती है कि उस समय हम मान लेते हैं कि एयर का जो करंट है यानी कि जो फ्लो है वो काफी कम है, क्योंकि अगर फ्लो हो जाएगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वो फिर मीडियम हमारा मिक्स हो जाएगा तो हम वहां पर सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज आपको बता रहे हैं कि इफ द एयर करंट आर स्मॉल, कि जब हमारी जो एयर का फ्लो है वो कम होना चाहिए, दैट इज द एयर स्टिल, उस समय हवा स्टिल होनी चाहिए, पहली चीज। द ऑप्टिकल डेंसिटी एट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विद द हाइट। तो जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि जब आपकी एयर स्टिल है, एयर करंट नहीं है, एयर फ्लो नहीं कर रही है, तो जैसे जैसे आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ हाइट बढ़ाते जाएंगे एयर के अंदर, तो आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पर एक डायग्राम है, ये बेसिकली आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। ये दो डायग्राम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये वो डायग्राम है जो नॉर्मल किसी दिन है जब गर्मी का टाइम नहीं है ना, कोल्ड एयर है, तो उस समय क्या TIR होगा, नहीं होगा। पहली कंडीशन तो TIR के लिए यही है कि यहाँ पर गर्मी होनी चाहिए, मिराज बनाने के लिए गर्मी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली इस इंसान को ये पेड़ जो पाम ट्री है जो डेजर्ट्स में ज्यादा पाया जाता है वो उसको नॉर्मली दिखेगा, तो ऐसा उसको कोई इल्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो होता क्या है, यहाँ समझ लो सन है, तो सन से लाइट इससे टकरा के ही इंसान को मतलब दिखेगा। इंसान को पेड़ कैसे दिख रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। तो जब इससे लाइट टकराएगी तो वो हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी, है ना, लाइट नीचे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी। तो जिस मतलब बेसिकली सामने एंगल के सामने इसको जो रे दिखेगी वहीं से उसको ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। बट कुछ ऐसी रेज है जो ग्राउंड की तरफ भी जा रही है बट वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट जैसे ही गर्मी आ गई तो नीचे वाली एयर क्या हो गई, गर्म। ये जो सेकंड वाला केस है ना, ये असल में TIR का केस है। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो एयर है ये वार्मर हो गई है, गर्म हो गई है। ऊपर वाली जो एयर है वो कैसी हो गई है, हमारी कोल्ड है, मतलब कोल्ड तो क्या इसके कंपैरिजन में ठंडी हो गई है। तो यहाँ ये लेयर्स बन जाती है जिसकी वजह से TIR होता है। मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा थ्योरी के साथ साथ। ठीक है, एज अ रिजल्ट लाइट फ्रॉम अ टॉल ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है कि मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक टॉल ऑब्जेक्ट है और जनरली अगर हम पाम ट्री की बात कर रहे हैं तो ये एक पाम ट्री की यहाँ पर बात कर रहा है। एक पाम ट्री मान लेते हैं जो काफी लंबा है। जनरली ये जो TIR के लिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट काफी लंबा होना चाहिए ताकि उससे जो लाइट टकरा के वो ग्राउंड की तरफ आए, तो ये काफी शार्प होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सन है यहाँ पर। अब नीचे वाली एयर आपको पता है कैसी है, वार्मर है, गर्म है, तो ये हमारा यहाँ से मीडियम सेपरेट हो जाता है। ठीक है, वैसे जनरली ऐसे कोई लाइन नहीं होती, बस ठीक है हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयरर है। लाइट इससे टकरा के यहाँ पर जानी चाहिए। ठीक है, सुनो, ये वाली रे तो चल रही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इस इंसान को यहाँ पर ये रे दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रे जैसे ही इस साइड में इसको जाना चाहिए था, बट ये यहां से ना जाके TIR हो जाता है। TIR का मतलब है जब लाइट डेंसर से वापस डेंसर में चली जाए। तो आप देख सकते हैं कि लाइट जो नीचे जा रही थी पहले कंडीशन में, अब वो हल्का सा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई है। अब जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इस इंसान को ये वाली रे भी दिखेगी। अब जैसे ही इसको ये रे दिखती है तो इसको क्या लगता है कि ये लाइट नीचे से आ रही है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले भी बताया था कि इंसान की आंखों को लगता है कि लाइट एकदम स्ट्रेट आ रही है, उसका सोर्स नीचे है, तो उसको लगेगा कि ये ग्राउंड के नीचे से आ रही है। तो ये जो ग्राउंड के नीचे से आ रही है, इसका मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है। तो इसका ऐसा करते हैं, डायग्राम में आपको वही दिखाता हूं जो एनसीईआरटी के अंदर है।
तो ये देखो लाइट जो है हल्की सी यहाँ पर बेंड हो गई और इसकी आंखों में जा रही है। अब इसको ये नहीं समझ में आएगा कि लाइट ऐसे बेंड हुई है, इसको लगेगा लाइट नीचे से आ रही है, तो उसको ये ट्री की इमेज जो है वो नीचे दिखेगी। तो इसका मतलब ये ट्री तो दिख ही रहा है, साथ में उसको एक ट्री नीचे भी दिख रहा है, तो यहाँ पर वो इल्यूजन हो जाता है और उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। और रिफ्लेक्शन दिखने का उसका मतलब यह है कि यहाँ पर कहीं पर पानी है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको एक ट्री का रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो वो तभी दिखेगा, या तो ग्लास है या वाटर है, तो उस इंसान को यहाँ पर एक इल्यूजन होता है कि वहां पर एक वाटर है, फिर वो जाता है और देखता है तो वहां कुछ पानी नहीं होता है ना। तो यही वो इल्यूजन है। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी इसको कैसे समझा रहा है। As a result, light from the tall object such as tree passes through a medium whose refractive index is decreases toward the ground. तो जैसे जैसे जो ट्री है ना, उससे वो नीचे की तरफ जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, तो बेसिकली लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। Thus a ray of light from such an object successively bends away from the normal and undergo a total internal reflection. तो ये लाइट जो कोल्ड ऐसे आनी चाहिए थी, वो इस तरीके से ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है, due to the total internal reflection. If the angle of incidence for the air near the ground exceeds the critical angle, जब आपका obviously critical angle से ज्यादा incidence angle होना चाहिए, बट उसके लिए अगेन ट्री काफी लंबे होने चाहिए, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको काफी क्लियर दिखेगा जो ये हमारा TIR, उसके लिए तो काफी लंबा ट्री होना चाहिए, टॉल ट्री होना चाहिए। सेकंड, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो इसको एक्सीड कर लेता है तो ही आपको इस पर्टिकुलर पेड़ का एक रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो आपको इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। टू अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर द लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम समवेयर बिलो द ग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस ऑब्जर्वर को, उस पर्सन को क्या लगेगा, उसको बेंडिंग समझ में नहीं आएगी, उसको लगेगा कि ये जो लाइट है समझ ऐसे आ रही है, तो इसको ये आईज को लगेगा कि ये लाइट ऐसे आ रही है। तो ऑब्जेक्ट का एक तो ये आपका यहाँ से दिख ही रहा है, इसको ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर भी दिखेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, द ऑब्जर्वर नेचुरली एज्यूम्स दैट द लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। उसको लगेगा लाइट जो है वो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, से बाय अ पूल ऑफ वाटर नियर द टॉल ऑब्जेक्ट। उसको लगेगा कि अगर ये इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, दैट मीन्स नीचे क्या है, वाटर है, वाटर है, वाटर के अंदर उसका हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ये आंखों को ऐसे समझ में आएगा। Such inverted images of distant tall object causes an optical illusion to the observer। और इसकी वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ऑब्जर्वर को। चलो हम तो अब समझ गए हैं कि ऐसा कुछ होता है तो वो इल्यूजन है, पर सोचो अगर किसी को नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो उसके लिए तो एक रियल में वहां पर पानी है। कई बार सड़कों पे जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो हमें भी यही लगता है ना कि सड़क पे पानी गिरा हुआ है, बट जब हम पास जाते हैं देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज मिराज। तो ये जो चीज मैंने आपको समझाई है जो डेजर्ट के अंदर होती है उसको मिराज कहते हैं। सो मिराज वर्ड इज ओनली यूज फॉर द डेजर्ट पार्ट। ओके, दिस टाइप ऑफ मिराज इज स्पेशली कॉमन इन हॉट डेजर्ट्स। तो जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है डेजर्ट्स में, वहीं पर ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। सम ऑफ यू माइट हैव नोटिस दैट व्हाइल मूविंग इन अ बस और अ कार। अब ये वो एग्जांपल आ गया जब हम खुद गाड़ी चलाते हैं सड़कों पे, जब गर्मी काफी है, ड्यूरिंग अ हॉट समर, जब आप बस में बैठे हैं, कार चला रहे हैं, a distant patch of a road especially on the highway appears to be wet। हमें दूर से लगता है कि सड़क का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, वेट है, यानी कि गीला है, वहां पर पानी है, वो भी इल्यूजन है। बट यू डू नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ वेटनेस व्हेन यू रीच देयर। और जब आप वहां पर पहुंचते हो तब आपको लगता है कि धोखा हो गया है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है, तो वही सेम चीज है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द मिराज। तो यहाँ पर भी वही मिराज का इफेक्ट है जो हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मिराज जो है वो किस तरीके से इल्यूजन को पैदा करता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकंड पे। देखो पहला हमारा कौन सा हो गया, पहला हमारा इफेक्ट हो गया जिसको हमने बोला मिराज। अब जो सेकंड हमारा इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं डायमंड। डायमंड के अंदर भी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि डायमंड्स आर ऑल्सो नोन फॉर देयर स्पेक्टुलर ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब होता है शाइनिंग। वो काफी ज्यादा ऐसे ना चमकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि डायमंड्स जो है उसकी वैल्यू इसी कारण है क्योंकि वो काफी ज्यादा चमकते हैं, उनकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रिलियंस। ठीक है, देयर ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू द TIR। और इसका रीजन जो होता है चमकने का, शाइन करने का, स्पेशल इस मटेरियल का, कि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी का एक सबसे बड़ा रीजन है TIR की वजह से ही हमें जो डायमंड है वो इस तरीके से चमकदार दिखता है। जैसे अभी आप यहाँ डायग्राम देखेंगे, वैसे एनसीईआरटी में डायमंड से रिलेटेड कोई डायग्राम नहीं है। मान लो इस तरीके से अगर लाइट आ रही है और इस डायमंड के अंदर गई, अब यहाँ से मेन खेल स्टार्ट होता है। ये लाइट यहाँ से देखो टकराई, देखो ये हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर। डेंसर से लाइट बाहर एयर में नहीं गई, यहाँ से टकरा के वापस डायमंड में आ गई,
फिर यहाँ टकराई, फिर डायमंड में आ गई, फिर टकराई, फिर डायमंड में आ गई। तो बार बार इसके अंदर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। अब सोचो अगर लाइट किसी के अंदर फंस जाए और बार बार टकरा रही है तो उसकी वजह से वो चीज चमकने लग जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि निकलेगी, निकल जाती है बाद में, बट मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो डायमंड क्यों चमकता है लाइट के अंदर, उसका रीजन ये है कि लाइट उसके अंदर ट्रैप हो जाती है और उसका मल्टीपल वहां पर क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब देयर ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू द टीआर, जो मैंने आपको बता दिया। द क्रिटिकल एंगल, जनरली जो डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है, ऑब्वियसली बात है डायमंड और एयर के बीच में यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक मीडियम तो हमारा डायमंड है जो कि हमारा डेंसर है और एक हमारा एयर है। तो जनरली जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है इसका वो काफी कम होता है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का वो 2.4 समथिंग होता है, तो काफी ज्यादा होता है। तो इसका जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है वो काफी कम होता है। तो अगर क्रिटिकल एंगल की हम बात करें वो सिंपल होता है 20, सिर्फ होता है 24.4 डिग्री। तो काफी कम क्रिटिकल एंगल ये होता है, इसीलिए इसमें टीआईआर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, एक चीज हमेशा याद रखना कि टीआईआर होने के चांसेस ज्यादा कब होंगे, जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, और अगर क्रिटिकल एंगल कम होगा तो देयर चांसेस कि ज्यादा टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज वेरी स्मॉल ऑब्वियसली, देयरफॉर वंस द लाइट एंटर्स अ डायमंड इट इज वेरी लाइकली दैट इट विल अंडरगो अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड इट। वही चीज है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। डायमंड्स फाउंड इन द नेचर रेयरली एग्जिबिट्स द ब्रिलियंस फॉर विच दे आर नोन। तो ये एक तरीके का स्पेशल आप कह सकते हैं मटेरियल है जो आपको नेचर के तरफ से मिलता है, नेचर हमें प्रोवाइड करता है ड्यू टू इट्स ब्रिलियंस, यानी कि इसके अंदर के क्रिस्टल की वजह से, क्योंकि अंदर टीआईआर होता है उसकी वजह से ये काफी पॉपुलर होते हैं। इट इज द टेक्निकल स्किल ऑफ अ डायमंड कटर विच मेक्स डायमंड्स टू स्पार्कल सो ब्रिलियंटली। आपने ये भी देखा होगा कि जनरली हम देखते हैं कि डायमंड का शेप कुछ इस तरीके से होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि नेचर के अंदर आपको डायमंड ऐसे शेप के मिलते हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये सारा का सारा खेल होता है उस पर्सन का जो डायमंड्स बनाता है, बनाने का इन सेंस बेसिकली कटिंग करता है, और डायमंड को कट करना भी काफी मुश्किल होता है, आप जानते हैं। तो डायमंड की जो कटिंग होती है वो मेन होती है, और आपने देखा होगा उसमें काफी ज्यादा ऐसे एजेस होते हैं। उसका रीजन ये होता है वो जानबूझ के ऐसे एजेस बनाते हैं ताकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बढ़ जाए, और वो जब वो बढ़ेगा तो वो और ज्यादा शाइन करेगा। तो डायमंड की कटिंग ही उसका सबसे बड़ा आप कह सकते हो ना प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो वो चीज भी टेक्निकल स्किल्स होते हैं जो ये जानबूझ के करते हैं। बाय कटिंग द डायमंड्स सुटेबली द मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू अकर। तो जहां पर हम पहले 1-2 कर रहे थे, हो सकता है 20-30 कर ले टीआईआर। तो जितने ज्यादा आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस डायमंड के अंदर हम कराएंगे, वो बेसिकली हम कटिंग करके कर रहे हैं, तो उतने ही चांसेस होंगे कि वो और ज्यादा स्पार्क करेगा। स्पार्कल मीन्स वो चमकेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये डायमंड से रिलेटेड है। तो सेकंड जो टीआईआर का हम कह सकते हैं जो एग्जांपल है दैट इज द डायमंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिज्म। अब प्रिज्म जो होता है ये आप सभी ने देखा होगा, लैब्स में भी देखा होगा प्रिज्म क्या करते हैं। अब प्रिज्म भी काफी कई तरीके के होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, एनसीईआरटी के अंदर भी कई डायग्राम्स हैं। बट प्रिज्म की एक खासियत होती है, ठीक है, प्रिज्म को जो हम डिजाइन करते हैं वो बेसिकली लाइट को बेंड करता है। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ कुछ डायग्राम्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला प्रिज्म अलग है क्योंकि इसके अंदर 2 एंगल जो है वो 45 डिग्री के हैं और एक 90 का है, ये अलग प्रिज्म है। ये वाले प्रिज्म को हमने बस थोड़ा चेंज कर दिया उसकी ओरिएंटेशन। ये वाला प्रिज्म जो है ये बेसिकली इसके अंदर 4 एंगल हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के प्रिज्म आपको देखने को मिलते हैं। बट जो प्रिज्म का मेन काम होता है, दे आर डिजाइन टू बेंड द लाइट बाय, यानी कि प्रिज्म की एबिलिटी होती है कि वो लाइट को बेंड कर सकते हैं 90 डिग्री तक। 90 डिग्री का क्या मतलब है, लाइट ऐसे आ रही थी, लाइट को बेंड कर दिया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री जो बेंड किया है लाइट को, इसमें ये कैपेबल होते हैं। नॉट ओनली 90 डिग्री, इवन ये 180 डिग्री भी इसको डाइवर्ट या फिर आप कह सकते हो बेंड कर सकते हैं। तो ये इनका मेन काम होता है प्रिज्म का डिजाइन करने का, कि वो लाइट को बेंड करते हैं 90 और 180 टू मेक यूज ऑफ टीआईआर। अब ये जो बेंडिंग करी है लाइट की, ये कैसे करी है, तो यहां पर आता है हमारा टीआईआर। अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम्स देखेंगे ए एंड बी, तो आप देख सकते हैं कि ये वहां पर लाइट को कितना बेंड कर रहा है, 90 डिग्री। ये लाइट ऐसे आई, समझ लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हमने ये टॉप और बॉटम लिया, यहाँ से 2 रेज आई, ये टकरा के वापस चली गई नीचे। तो यहाँ लाइट कितना बेंड हो गई, 90 डिग्री बेंड हुई है ना। ये वो प्रिज्म है जो लाइट को 90 डिग्री बेंड कर रहा है, और ये वो प्रिज्म है जो लाइट को 180 बेंड कर रहा है।
लाइट ऐसे गई, वापस लाइट ऐसे ही, तो कितना बेंड हुआ 180, ठीक है। अब इस वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ देखो बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं हर बार बेंड करे, बेंड के बिना भी हम कर सकते हैं, बट इन्वर्ट भी यहाँ पर होता है। प्रिज्म की एक और खासियत क्या है कि वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा उसको बेंड इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है, बट ये बेंड कितना किया 90 डिग्री। अब बोलेंगे सर TIR कहाँ हो रहा है, देखो ये हमारा एयर है और जनरली प्रिज्म किसके बनते हैं, ग्लास के, ठीक है। तो ग्लास में जब एयर जाती है, जब एयर इससे टकराती है, देखो ये एयर से यहां तक गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डेंसर से वापस रेयरर में जब जाएगा तो इसको बाहर जाना चाहिए था, बट ये TIR हो जाएगा, देख रहे हो, वापस डेंसर से लाइट डेंसर में आ गई। ये वाली लाइट की जो रे है ये भी डेंसर से डेंसर में आ गई। तो आपने क्या देखा कि ये वाली रे अब पहले आ गई, मतलब इस तरफ आ गई, और ये वाली रे इस तरफ आ गई, तो आपका ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, यानी कि ये B' A' हो गया। बट यहाँ पर ये 90 डिग्री इसको इसने क्या कर दिया, बेंड कर दिया लाइट को। इस वाले में क्या देखा आपने कि यहाँ पर इसने इसको 180 बेंड कर दिया, ये लाइट गई ऐसे, यहाँ TIR हुआ, ये ऐसे गई, वापस TIR हुआ, ऐसे गई, यहाँ पर गया, वापस TIR हुआ, वापस TIR और वापस लाइट ऐसे गई। तो यहाँ पर 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पर हमारा एक बार ही हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपका एक बार ही हुआ है, एक बार ही हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये सब प्रिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, तो यहाँ 180 तक हो गया है, यहाँ तो 0 डिग्री है, यानी कि लाइट बिल्कुल भी अपने पास से डाइवर्ट नहीं हुई है। बट यहाँ पर दिक्कत ये हुई है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वर्ट हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। यहाँ पर हमारा BA है, यहाँ पर A' B' हो गया, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्ट हो गया है। तो प्रिज्म का भी मेन फंक्शन जो है वो TIR से ही होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सच अ प्रिज्म इज ऑल्सो यूज्ड टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग देयर साइज, यानी कि आप देखेंगे कि साइज उसका कोई बदलता नहीं है, बट वो इन्वर्ट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था C वाले एग्जाम्पल में। एक बार फिर बता देता हूँ, ये वाला जो साइज था उसी साइज का रखा और उसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या कह रहा है NCERT, इन द फर्स्ट 2 केसेस द क्रिटिकल एंगल IC फॉर द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो पहले 2 केसेस हैं, इसके अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको हमने 45 डिग्री से कम रखा है। याद करो जो मैंने आपको टेबल बताया था TIR के अंदर, जिसमें हमने अलग अलग मटेरियल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखे थे, उसमें एक क्राउन ग्लास था, एक फ्रेंड ग्लास था, तो उनके लिए क्रिटिकल एंगल आप चेक करना, वो 45 डिग्री से कम होते हैं। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमें दोनों का जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री से कम रखना है, ठीक है। सी फ्रॉम द टेबल 9.1, जो मैं टेबल की बात कर रहा हूं, दिस इज ट्रू फॉर बोथ द क्राउन ग्लास एंड द फ्लिंट ग्लास। तो इन दोनों का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 45 डिग्री से कम होता है, समवेयर अराउंड 41 डिग्री देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और क्या कह रहा है। अब आता है हमारा 4th केस। देखो अभी तक हमने 3 पढ़ लिए हैं, एक तो था हमारा सबसे पहले मिराज, सेकंड था हमारा बेसिकली डायमंड, एंड थर्ड था हमारा प्रिज्म। अब 4th आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है NCERT के अंदर, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज आज के टाइम में ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत यूज हो रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर आपने कहाँ सुना है, याद करिए, इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। आजकल ये बहुत चल रहा है, आजकल इंटरनेट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही ज्यादातर यूज हो रहे हैं। जो बड़े बड़े IT कंपनीज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ही हमारा जो है इंटरनेट चलता है। पहले बेसिकली हमारे राउटर्स आते थे, मतलब बेसिकली हमारे है ना सैटेलाइट टाइप से जो हमारे चलते थे, केबल्स आती थी BSNL जो डायल अप वाले, तो आजकल सब बंद हो गया। ऑप्टिकल फाइबर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक तो ये आपको हाई स्पीड इंटरनेट देता है, सेकंड चीज ये लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना सिग्नल को खराब किए, या फिर आप कह सकते हो लॉसेस काफी कम होते हैं इस पर्टिकुलर वायर में। पहली चीज मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल फाइबर एक तरीके की वायर है, एक तरीके का आपका कह सकते हो जो एक नॉर्मल वायर होती है उस तरीके की एक वायर होती है, बट एक इतनी नॉर्मल भी नहीं होती है, काफी स्पेशली डिजाइन की होती है जस्ट टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, ठीक है। अब ये डिजाइन ऐसी नहीं होती, इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या रोल है, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या है। नाउअडेज ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो आजकल इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर्स का, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, जहां पर डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर का अगर मैं देखूं तो ऑप्टिकल का मतलब यहाँ पर लाइट से है। तो आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ जो सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट,
नॉट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो बाद में हम कन्वर्ट कर देते हैं, पहले हम लाइट को कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लाइट में कन्वर्ट करके देन अगेन विल कन्वर्ट बैक, जब हम उसको लेते हैं वो ट्रांसड्यूसर यूज करके हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइट का बेसिकली लाइट के फॉर्म में सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर टू मेक यूज ऑफ द फिनोमिना ऑफ टीआईआर, बट इसके अंदर भी टीआईआर होता है बिकॉज हमारा मेन फोकस ही यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से है, तो यहाँ पर टीआईआर की ही बात होगी। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बनते हैं। सो जनरली ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद द हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास, या जिसको हम क्वार्ट्ज फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो किससे बनते हैं, तो कंपोजिट ग्लास से या फिर क्वार्ट्ज फाइबर से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब जनरली जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, वो कुछ इस तरीके से देखने का आपको मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से, अगर मैं इसको आपको सामने से दिखाऊं तो आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से, ये यहाँ पर आपका मेन जो क्लैडिंग होती है ये मेन होता है, ठीक है। द लाइट अंडरगो सक्सेसिव टीआईआर एज इट मूव्स थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एक वो चल रहा है, मतलब विड्थ वाली एक यहाँ पर एक आप कह सकते हो मटेरियल है, उसके बारे में अभी मैं बात करता हूँ। बट आप ये देखिए लाइट यहाँ पर एंटर कर रही है, यहाँ पर टीआईआर हुआ, यहाँ पर टीआईआर हुआ, यहाँ पे टीआईआर हुआ, बहुत सारे टीआईआर होते हैं और इससे लाइट जो होती है वो आगे से आगे ट्रांसमिट होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर जो इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या है, कम है। तो इसीलिए जो लाइट होती है वो अंदर ही बार बार रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेंसिटी बेसिकली लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो ये अंदर वाले की डेंसिटी हम जानबूझ के ज्यादा रखते हैं बाहर से, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, एक डायग्राम हो गया, अब इसको समझते हैं। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लेडिंग। अब ये जो हमने यहाँ पर फाइबर लगाया है, जो आपको मैंने ये विड्थ दिखाई है ना, यहाँ पर ये चीज जो आपको मैंने बताया, ये जो मटेरियल हम यूज करते हैं ये किससे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। दो मटेरियल होते हैं, कोर और एक क्लैडिंग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज हायर, यानी कि जो हम कोर यूज करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है देन द क्लैडिंग। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अंदर वाला जो हमारा कोर है, कोर का मतलब ही होता है अंदर वाला हिस्सा, तो अंदर वाला जो हिस्सा है इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी डेंसिटी हमारी ज्यादा होती है बाहर वाले क्लैडिंग से। तो क्लैडिंग के कंपैरिजन में अगर देखें तो कोर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये हमारा डेंस है, तो यहीं पर हमारा टीआईआर होता है। व्हेन द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड फ्रॉम वन एंड टू द फाइबर टू द सुटेबल एंगल, it undergoes a repeated TIR reflection along the length of the fiber and finally comes out at the other end। तो जैसे ही एक लाइट का सिग्नल हमने इसके अंदर ट्रांसमिट किया तो होता क्या है कि ये क्लैडिंग से बाहर क्यों नहीं जा पाता, कि हम एक स्पेसिफिक एंगल से इसको कराते हैं इंसिडेंस, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो बार बार ये टीआईआर करता हुआ अंदर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन करता करता ये आगे की तरफ पहुंच जाता है। आप खुद देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा पाइप है, आप एक बॉल लेते हैं और बॉल को ऐसे फेंकते हैं, तो ये बॉल क्या करेगी, बार बार ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगी और साथ साथ ये बॉल रिफ्लेक्ट भी कर रही है बट बॉल आगे भी तो जा रही है। तो ये यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क हुआ है ह्यूमंस की तरफ से, टेक्नोलॉजी की तरफ से, कि हमने एक जानबूझ के उसको एक इस एंगल से कहते हैं ना इंसिडेंस करवाया है ताकि वो रिफ्लेक्ट हो, और जब रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पर टीआईआर होगा। अब यहाँ पर इंसानों ने क्या दिमाग लगाया, देखो सोचो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब टीआईआर होता है तो ट्रांसमिशन बहुत बहुत कम होता है। 100% अगर हम बोलें तो यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी होती है सिग्नल की या लाइट की वो कम नहीं होती है। बताया था ना, याद करो, मैंने आपको बोला था कि टीआईआर के अंदर बेसिकली जो इंटेंसिटी होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जीरो ट्रांसमिशन होता है, नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन होता है, 100% रिफ्लेक्शन होता है। तो यही हमारा मेन पॉइंट है कि हम क्यों कर रहे हैं, ये टीआईआर ही क्यों कर रहे हैं। रीजन बीइंग इंटेंसिटी, हम उसको कहते हैं ना लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो सोचो, जो सिग्नल आपने यहाँ पर ट्रांसमिट करा है ना, जो सिग्नल आपने यहाँ पे ट्रांसमिट किया है, आपको लगभग सेम इंटेंसिटी का सिग्नल उसके दूसरे एंड पे मिलेगा और काफी दूर तक मिलेगा। तो ऐसा भी कहा जाता है 90% इसकी एफिशिएंसी रहती है, सिर्फ 10% लॉस होता है, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी गुड। अगर आपको एक सिग्नल को यहाँ से कहीं बहुत दूर तक भेजना है तो अगर हम एक नॉर्मल केबल के थ्रू भेजेंगे तो काफी लॉसेस होते हैं। तो उन लॉसेस को बचाने के लिए हम ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज लेते हैं और टीआईआर के हम इसमें पूरा भरपूर फायदा लेते हैं। तो यही चीज आपको एनसीईआरटी भी बता रहा है, ठीक है। तो ये एक सुटेबल एंगल पर हम फेंकते हैं, बार बार रिपीटेड टीआईआर होता है,
और पूरे लेंथ में फाइनली इट्स कम आउट टू द अदर एंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंस द लाइट अंडरगोज द TIR एट द ईच स्टेज देयर इज अ नो एप्रिशिएबल लॉस इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो बात मैंने कही वही बात आ गई ना, कि जैसे जैसे इसका TIR होता है सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल नॉट चेंज, यानी कि लॉसेस बहुत कम होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड सच दैट द light reflected at the one side of the inner surface strikes the other at an angle larger than the critical angle। तो ऑप्टिकल फाइबर्स को जो हम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं कि लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट करती है एक साइड पर रिफ्लेक्ट करती है, और वो जो क्रिटिकल एंगल से उसकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, फिर उसके बाद वो खुद ब खुद आगे बढ़ता रहता है और चलता रहता है। इवन इफ द फाइबर इज बेंड, अब कोई सोचेगा सर अगर मैंने वायर को ऐसे बेंड कर दिया तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। इवन इफ द फाइबर इज बेंड लाइट कैन इजीली ट्रेवल अलोंग इट्स लेंथ, तो भी लाइट आपकी एंड तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर हमारे काम आता है। थस एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज्ड टू एक्ट एज अ ऑप्टिकल पाइप, इसको ऑप्टिकल पाइप भी कहते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दूंगा कि कहां पर हमने इसको और देखा है। अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। अभी ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ सिग्नल्स के लिए ही काम नहीं आता, आगे जाके मैं बताऊंगा और भी यूज आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स which are converted to light by suitable transducers। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट में बदलते हैं, ऑप्टिकल जो सिग्नल्स होते हैं उसमें बदलते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिग्नल जनरली आते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहले हम लाइट में बदलते हैं, देन अगेन लाइट को हम अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं, तो उसके बाद हम वहां पर ट्रांसड्यूसर लगा देते हैं सो दैट वील गेट आर रिक्वायर्ड सिग्नल। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, ऑल्दो लाइट को भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो तो हमारे पास ऑप्शन है ही है, क्योंकि लाइट अगर डायरेक्ट हम ट्रांसमिट करना चाहें वो तो होगा ही होगा, बट इवन आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर से, और यही सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था। और सोच लीजिए आजकल जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर। अगर हम हाई स्पीड इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर कह रहे हैं तो सिर्फ यही यूज होता है, नहीं, आजकल आप देखें यही आने वाले टाइम का फ्यूचर है ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, क्योंकि इसी को हम ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज हमारा लॉस काफी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर यूज्ड एज अ लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक, ठीक है, इपोसोगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। अब जैसे कि आपको मैंने बोला कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है दिस इज यूज्ड नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बट इट कैन ऑल्सो यूज्ड एज अ लाइट सिग्नल। तो इवन आप लाइट को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं कहीं पर भी यूजिंग दीज पाइप, इसको लाइट पाइप भी कहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट पाइप, राइट, तो इसको लाइट पाइप भी कहते हैं, और इसका यूज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर उसको इंस्पेक्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। हमने देखा हो ना कई बार हमारे इंटरनल ऑर्गन चेक करने के लिए दे यूज सम इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, तो वहां पर हम इसका विजुअल एग्जामिनेशन जो कैमराज होते हैं उसको यूज करने के लिए उसको मतलब बेसिकली उसका यूज लेके हम इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए, तो वहां पर भी हमारा ये लाइट पाइप यूज होता है, जिस बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यू माइट हैव सीन अ कॉमनली अवेलेबल डेकोरेटिव लैंप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आजकल बहुत ये डेकोरेटिव लैंप देखे होंगे, राइट। कुछ देखो इस तरीके का होता है, मैं ट्राई करता हूं बनाने का, इस तरीके का ये लैंप होता है, और इसमें ऐसे बहुत तरीके के ना, ऐसे आपको इस तरीके से इसमें पाइप्स दिखेंगे, और वो पाइप्स जो होते हैं ना वो चमकते रहते हैं। इस तरीके के डेकोरेटिव लैंप होते हैं, आप देखना नेट पे जाके सर्च करना, आपको दिखेगा किस तरीके का, आपने वैसे देखे होंगे, बहुत कॉमनली होते हैं, इसमें से ऐसे छोटे छोटे ऐसे पाइप्स निकल रहे होते हैं, उस पाइप में सब में से लाइट होती है, और वो एकदम बहुत अच्छा लगता है जब उसको अंधेरे में देखते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर भी ये जो आपको पाइप दिख रहे हैं ये क्या है, ये लाइट पाइप्स हैं, बेसिकली ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, उसके अंदर भी लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट होती है, तो बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो काफी ज्यादा चमकता है, तो काफी अच्छा इसमें इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो सीन कॉमनली अवेलेबल डेकोरेटिव लैम्प विद फाइन प्लास्टिक फाइबर, ये प्लास्टिक फाइबर्स यूज होते हैं विद देयर फ्री एंड्स टू बी फॉर्मिंग अ फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, तो एक फाउंटेन जैसा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द फाइबर इज फिक्स्ड ओवर इलेक्ट्रिक लैम्प, नीचे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक लैम्प होता है, वहां से वो लाइट उन फाइबर्स में जाता है और एक फाउंटेन जैसा इफेक्ट देता है। आई होप आपने ये लैम्प जरूर देखा होगा। ठीक है, व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ ईच फाइबर एंड अपीयर्स द टिप्स ऑफ द एंड्स ऑफ द डॉट ऑफ द सिग्नल, डॉट ऑफ द लाइट, यानी कि ये जो पाइप में जाता है यहाँ एक डॉट लगा होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से, ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग्स लगे होते हैं लैंप में, और यहाँ पर यही होता है कि लाइट इनमें ट्रेवल करती है। ठीक है, और एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाती है।
द फाइबर इन सच डेकोरेटिव लैंप्स आर ऑप्टिकल फाइबर्स, तो ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स ही तो होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। द मेन रिक्वायरमेंट इन फैब्रिकेटिंग ऑप्टिकल फाइबर इज दैट देयर शुड बी अ वेरी लिटल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड देम। तो जब हम ऑप्टिकल फाइबर को डिजाइन करते हैं तो हम पहली चीज ये देखना चाहते हैं कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका मटेरियल हम ऐसा चूज करें कि ये लाइट को जितना हो सके कम एब्जॉर्ब करे, ताकि इंटेंसिटी हमारी डिस्टॉर्ट ना हो, बिल्कुल भी उसका लॉस ना हो। बाकी कोशिश करते हैं 100% तो कुछ होता नहीं है। दिस हैज बीन अचीव्ड बाय प्यूरिफिकेशन एंड स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल सच एज क्वार्ट्ज। तो हम इसलिए हम क्वार्ट्ज यूज करते हैं बिकॉज क्वार्ट्ज एक तरीके का मटेरियल जिसमें एब्जॉर्प्शन काफी कम होता है और इसको हम प्यूरिफिकेशन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं कि लेस से लेस हमारा लॉस हो। इन सिलिका ग्लास फाइबर, एक और तरीके का ऑप्टिकल फाइबर होता है सिलिका ग्लास फाइबर, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट अ मोर देन 95% ऑफ लाइट ओवर अ फाइबर लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर लेंथ में अगर आपको सिग्नल्स भेज रहे हैं तो ये 95% तक एफिशिएंसी आपको देगा, यानी कि सिर्फ 5% लॉस होगा, तो ये काफी अच्छा आप कह सकते हैं एक ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर ये देख लिया कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके से एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एग्जांपल है, यूज है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसमें हमने डेकोरेटिव वाली चीज भी समझा दी, किस तरीके से हम इंटरनल ऑर्गन्स को इंस्पेक्ट करने के लिए लाइट पाइप का यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, क्या ऐसा खास होता है इसमें, बेसिकली हम लाइट को TIR क्यों करवाते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई है जो NCERT हमें बता रहा है। तो आप देख सकते हैं एक एक लाइन को हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। तो इसी के साथ हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया है। हमने स्टार्टिंग में ये समझा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, फिर हमने ये भी देखा उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, फिर हमने ये भी देख लिया कि उसका यूजेस, एप्लीकेशंस, नेचुरल क्या है और कहां पर हम इसको टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं ताकि हमारी लाइफ को हम और ज्यादा बेटर कर सके। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और TIR आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्कोरशाला यूट्यूब चैनल जो है जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाए। तो इसी के साथ क्लास को यहाँ एंड करते हैं, तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।